जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। राइट, सो देखो सेकंड बुक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। शेयर्स डिबेंचर्स दोनों मैं आपको करा चुका हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चंस। हाँ, जैसे मैंने आपको कहा है अभी और उनके क्वेश्चंस की वीडियोस आएंगी, वो तो सबके आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज सब कुछ होंगे। लेकिन हाँ, अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं, थर्ड बुक शुरू करते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं कि सर थर्ड बुक कराओ, प्री बोर्ड्स आने वाले हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो, हूँ ना मैं, आराम से हो जाएगा। राइट, सो थर्ड बुक का फर्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले, विच इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, नॉट फ्रॉम द मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब मार्क्स के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 2-3 नंबर का आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा बेटा। राइट, फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर दोनों को मिला के 2 से 4 नंबर का आता है ना। जो आपके फर्स्ट 2 थियोरेटिकल चैप्टर्स हैं, लेकिन ट्रस्ट मी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में आप सीखते हो कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं सीख पाते हैं, लेकिन हाँ एटलीस्ट इंट्रोडक्शन हो जाता है। अब 12th के बाद आप कुछ भी करोगे, आप सीए में जाओ, बीकॉम, कुछ भी, कोई भी ग्रेजुएशन करते हो, बीकॉम बीबीए जो भी करते हो आप, उसमें आप कंपनीज के बारे में ज़्यादा पढ़ते हो, है ना। और प्रैक्टिकली आप कंपनीज को ही देखते हो, है ना। पार्टनरशिप फर्म आपके आसपास तो बहुत कम होंगी, है ना। उनके तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं वो दिखने को नहीं मिलते। पब्लिकली क्या अवेलेबल होता है, अगर आप गूगल करोगे तो आपको किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिल जाएगी। वो अगर आपके सामने आ जाए तो आपको पता होना चाहिए ना कि भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। आप बात समझ रहे हो, यस नो। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हो सकता है मैं इसमें जितना टाइम देना चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा दे दूँ, लेकिन आपके लिए, ताकि आपका इंटरेस्ट बने। ठीक है, सब कुछ मार्क्स के हिसाब से नहीं करना होता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपको बहुत मजा आएगा। तो शुरू करते हैं, आ जाओ आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। देखो भाई देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनती है। थोड़ा बहुत हमने शेयर्स में देखा था, बैलेंस शीट, थोड़ा बहुत, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है, वो स्टेटमेंट जो कंपनी के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में बताती है, कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में बताती है, कंपनी क्या कर रही है, कितना पैसा कमा रही है, कितने एसेट्स, कितनी लाइबिलिटीज, ये सुनो, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, यही सब चीज़ें बताती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है उसमें 4 चीज़ें होती हैं। पहला आपकी बैलेंस शीट। क्या है सर बैलेंस शीट? ऑफकोर्स सबको पता है कि बैलेंस शीट तो होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप की भी होती है, पार्टनरशिप की भी होती है, कंपनी की भी होती है। हाँ, कंपनी की बनती थोड़ी सी अलग तरीके से, लेकिन वही सब चीज़ें बेटा। बैलेंस शीट में आप बचपन से पढ़ते आए हो, क्या पढ़ते आए हो कि बैलेंस शीट में 3 चीज़ें आती है, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल। क्या वो चेंज हो जाएगा? नहीं नहीं, ठीक है, ऑलमोस्ट वही रहेगा, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल। अब मेरी बात सुनो, बैलेंस शीट क्या है? एक स्टेटमेंट है। ऑफ कोर्स बैलेंस शीट एक अकाउंट तो नहीं है बेटा। अकाउंट और स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस होता है? अकाउंट होता है जिसमें डेबिट क्रेडिट होता है, स्टेटमेंट मतलब नॉर्मल स्टेटमेंट होती है। जैसे बैलेंस शीट है, नॉर्मल स्टेटमेंट है, लाइबिलिटीज कैपिटल, और लाइबिलिटीज और एसेट्स, सिंपल स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट शोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन, इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है सर? अगर आपसे पूछ लिया जाए बेटा, CUET के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, वहां पे MCQs ऐसे ही आते हैं कि बताओ कौन सी ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है? आज अगर मैं देखना चाहता हूं कि कंपनी कहां पे स्टैंड करती है, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, तो वो कंपनी की बैलेंस शीट देख के पता चलता है कि अभी तक जो कंपनी ने बिजनेस किया है, ठीक है, उसका जो रिजल्ट है, जब से बिजनेस शुरू हुआ आज, तब से लेके आज तक का जो रिजल्ट है वो बैलेंस शीट में दिखता है कि कंपनी के एसेट्स कितने हैं, कौन कौन से एसेट्स हैं, ये सुनो, नॉन करंट कितने हैं, करंट कितने हैं, कंपनी के पास कैश कितना पड़ा हुआ है, लाइबिलिटीज में नॉन करंट कितनी है, ज़्यादा लाइबिलिटीज तो नहीं है, करंट कितनी है, कैपिटल कितना है। अब कंपनीज में कैपिटल को क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर फंड्स, शेयर कैपिटल, राइट, वो सब चीज़ें। तो ये आपको बताएगी बैलेंस शीट, ठीक है, ऑफ द कंपनी बाय डिटेलिंग इट्स एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो अब बेटा आपको पता है कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया जिसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013। बनाया गया? हाँ सर हाँ, बनाया गया, कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 ने कंपनीज की बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी प्रोवाइड किया कि भाई कंपनीज को अब बैलेंस शीट इस तरीके से बनानी है। क्यों किया? ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे कि भाई देखो सारी कंपनीज जो इंडिया में रजिस्टर्ड है सबको यही बैलेंस और यही फॉर्मेट फॉलो करना है। वो फॉर्मेट कहाँ दिया गया है? पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब शेड्यूल 3 क्या है, पार्ट 1 क्या है, इतना डिटेल में नहीं जाना, बस इतना समझो कि भाई कंपनीज एक्ट में जितने भी फॉर्मेट्स हैं वो कहाँ दिए हुए हैं? शेड्यूल्स में दे रखे हैं, शेड्यूल्स बने हुए हैं उसके
शेड्यूल 3 का जो पार्ट 1 है वो कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, बस पार्ट 1 शेड्यूल 3। ओके, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है कि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता है, उसकी स्टेटमेंट बनती है। स्टेटमेंट का गेन मतलब क्या है कि वहां पे कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होगा, एक नॉर्मल स्टेटमेंट होगी। कैसे होगी पढ़ेंगे इस चैप्टर में, टेंशन काय को ले रहे हो। लेकिन हाँ, क्या उसके बेसिक कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाएंगे? नहीं बेटा। जैसे प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं आपके जो भी सेल्स है, जो भी रेवेन्यू है माइनस आपके एक्सपेंसेस। हाँ, अभी भी वही होने वाला है, वो थोड़ी चेंज हो जाएगा, राइट। प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट चेंज हो गया, समझ लो कि भाई प्रेजेंटेशन चेंज हो चुकी है। अच्छा ठीक है, देखो स्टेटमेंट शोइंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इंपॉर्टेंट। देखो देखो क्या लिखा है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। बेटा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड में आपने क्या किया है, ठीक है। 11th की आपकी परफॉर्मेंस क्या थी, 12th की परफॉर्मेंस क्या होगी। परफॉर्मेंस का मतलब होता है जब मैं एक पर्टिकुलर पीरियड की बात कर रहा हूँ। जैसे जब हम प्रॉफिट निकालते हैं तो फॉर द ईयर मतलब एक साल का निकालते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर का निकालते हैं। तो इसका मतलब क्या है सर, फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताता है, बैलेंस शीट। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कौन बताता है, आपकी स्टेटमेंट ऑफ P&L। ऑलराइट, कहाँ गिवन है, पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3। अब बेटा यही छोटी छोटी नन्ही मुन्नी चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला क्या है, आपकी बैलेंस शीट का फॉर्मेट कहाँ पे है, शेड्यूल 3 में। बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों का आपका जो फॉर्मेट है वो शेड्यूल 3 में है। पार्ट 1 में बैलेंस शीट है, पार्ट 2 में आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L है। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद आते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। ये आपने सुना होगा जब हमने शेयर कैपिटल्स की, जब हमने शेयर्स की बैलेंस शीट पढ़ी थी, वहां पे नोट्स टू अकाउंट्स था। वहां पे मैंने आपको समझाया था कि नोट्स टू अकाउंट्स का मतलब होता है, देखो जो भी आपके बैलेंस शीट का फेस होता है, मतलब बैलेंस शीट का मेन फॉर्मेट होता है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं हो सकती है। कि फॉर एग्जांपल अगर शेयर कैपिटल है, अब शेयर कैपिटल का आपका अमाउंट आ जाएगा जो भी आपने निकाला। अब ऑथोराइज कितनी है, इशू कितनी है, सब्सक्राइब कितनी है, फुल्ली पेड, नॉट फुल्ली पेड, फोरफिटेड शेयर, ये सब तो मैं बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकता। तो इसीलिए क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं। जैसे वर्किंग नोट्स आप बनाते हैं, हाँ सर हाँ, ठीक है। आंसर का आप पार्ट जो आपका मेन आंसर है, सब कुछ नहीं होता है। एक अगर फॉर एग्जांपल जैसे एडजस्टमेंट एंट्री आपसे पूछते हैं पार्टनरशिप में, एडजस्टमेंट एंट्री तो नॉर्मल जर्नल, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए वर्किंग नोट में क्या बनाते हो, एडजस्टमेंट टेबल। ये सुनो, हाँ सिमिलरली बेटा यहाँ पे भी ऐसा ही है कि आप अपने बैलेंस शीट में तो सिर्फ मेन हेडिंग्स आती है, जो आपकी मेन हेडिंग्स है, उस हेडिंग में जो अमाउंट है वो कहाँ से आया, वो नोट्स टू अकाउंट्स में आता है। अब नोट्स टू अकाउंट जो है वो बैलेंस शीट का भी बनता है और स्टेटमेंट ऑफ P&L का भी बनता है, दोनों का बनता है। बात समझ में आ गई। देखो बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L आर सपोर्टेड बाय द नोट्स गिविंग डिटेल्स ऑफ आइटम्स। आपके आइटम्स की डिटेल्स वो देता है नोट्स टू अकाउंट्स। और लास्ट जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बनता है दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। अरे नाम तो सुना होगा, यस नो। अभी आप फॉर एग्जांपल अभी हो सकता है आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स कंप्लीट कर रहे हो, उस पर भी मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा कि प्रैक्टिकल फाइल्स आपको कैसे कंप्लीट करनी चाहिए। आप करते कैसे हो वो अलग बात है, करनी क्या चाहिए, उसका रेलेवेंस क्या है, ठीक है। आ जाओ, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऑल राइट सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या है, पढ़ेंगे। अरे इसी बुक में पढ़ना है। देखो इस बुक में 4 चैप्टर्स हैं। पहला ये है 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। सेकंड चैप्टर बहुत ही छोटा है, थियोरेटिकल है, एक ही दिन का चैप्टर है। उसके बाद रेशियोज और देन कैश फ्लो। जैसे मैंने आपको कहा था नवंबर में सिलेबस कंप्लीट करेंगे, पूरे ट्रैक पे है बेटा हम, ठीक है। ओके आ जाओ मेरी बात सुनो। हाँ जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है बेटा, अभी के लिए आप इतना समझो कि बिजनेस के पास स्टार्टिंग में कैश होता है। जब आपने फाइनेंशियल ईयर शुरू किया, एक कैश का बैलेंस होगा। कैश का यहाँ पे मतलब सिर्फ कैश नहीं होता है, उसमें और भी चीजें आती हैं जो हम पढ़ेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैश इक्विवेलेंट्स। वो सारी चीजें जो ऑलमोस्ट कैश के इक्वल होती हैं। जैसे आपके बैंक में जो पैसे पड़े हैं कैश के इक्वल ही है, ये सब चीजें हो गई, ठीक है। आपके स्टार्टिंग में इनका बैलेंस होगा ओपनिंग, और आपका ईयर जब एंड होगा उस टाइम कोई बैलेंस होगा। पूरे साल में जो चेंज हुआ है कैश में वो कहाँ हुआ, आपने कहाँ पैसे खर्च करे, पैसे आए कहाँ से, राइट। ये सबका हिसाब किताब कौन रखता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट से ये पता चलेगा कि भाई कंपनी जो पैसे खर्च कर रही है वो कहाँ कहाँ पे कर रही है, पैसे जो आ रहे हैं वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। बात समझ में आ गई। तो भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी क्या है, 4 टाइप की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारी 4 चीजें आती हैं। पहला बैलेंस शीट, समझ में आ गया। क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट क्या होती है आपकी, पोजीशन स्टेटमेंट। इसको हम पोजीशन स्टेटमेंट भी बोल देते हैं। अरे प्यार से बोलते हैं पोजीशन स्टेटमेंट, क्यों, क्योंकि ये आपके कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। क्या बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन, राइट। स्टेटमेंट ऑफ P&L क्या बताती है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। बैलेंस शीट कहां पे गिवन है, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3। स्टेटमेंट ऑफ P&L पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3, राइट।
और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को भी हम प्यार से बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। प्यार से बेटा, प्यार से, इनकम स्टेटमेंट। नोट्स टू अकाउंट आपको पता चल गया। और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। अच्छा, यहाँ पे देखो क्या लिखा कि इट इज प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। क्या मतलब है इसका? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का 11th में जो चैप्टर आपने स्किप किया था, है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है बेटा अकाउंट्स करने के लिए, अकाउंटेंसी या ये जो भी चीज़ें हैं अकाउंटिंग करने के लिए कुछ रूल्स डिफाइंड होते हैं। हर एक आइटम के रूल डिफाइंड होते हैं कि भाई अगर इसका ट्रीटमेंट आपको करना है तो कैसे करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना रखें। ठीक है, अकाउंटिंग करने के स्टैंडर्ड्स हैं कि भाई इस चीज़ को ऐसे ही ट्रीट करना है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनानी है, कहाँ है, AS3 में। ऐसे बहुत सारी है। फिक्स्ड एसेट्स का ट्रीटमेंट कैसे करना है, डेप्रिसिएशन कैसे लगाना है, इन्वेंट्री का ट्रीटमेंट, सबके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। अभी आपको नहीं पढ़ना है, CA इंटरमीडिएट में आता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, आ जाओ। ऑल राइट, अब बेटा इस चैप्टर में ना बहुत सारी थ्योरी है। इस चैप्टर में बहुत सारी थ्योरी है, ऑब्जेक्टिव, नेचर, लिमिटेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज, ये सब कुछ। क्या ये इंपॉर्टेंट है? नहीं। ठीक है, एक बार रीड करना है आपको। लेकिन बेटा इस चैप्टर से जो नॉर्मली आपसे पूछा जाता है वो आपसे पूछा जाता है हेडिंग्स और सब हेडिंग्स। बैलेंस शीट की हेडिंग्स और सब हेडिंग्स वो पढ़ेंगे हम जरूर। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव जो है, क्या है, ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेशंस, ये आपने क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी। जैसे मैं आपको थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ कि बेटा ये पढ़ाने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। देखो देखो देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो पहले इन्होंने क्या बोला, टू प्रोवाइड सफिशिएंट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन। किसको? वेरियस पार्टीज इंटरेस्टेड। आपको पता है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बहुत सारे यूजर्स होते हैं। यूजर्स का मतलब क्या होता है? जो आपकी कंपनी में इंटरेस्टेड होते हैं, जैसे आपके इन्वेस्टर्स, है ना, बैंक से लोन लेना है तो बैंकर्स, राइट। आपके एम्प्लॉयज हो गए, ओनर, मैनेजमेंट, कि भाई आपकी कंपनी में क्या हो रहा है बताओ, उसके बेसिस पे डिसीजन लेंगे। इन्वेस्टर को जानना होता है कंपनी कैसी है तभी पैसा लगाऊंगा। बैंक को जानना होता है लोन दे या ना दे, ये सब चीजें होती हैं। तो ये सब होता है यूजर्स, इनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती है। सिंपल सी बात है। ठीक है, अर्निंग कैपेसिटी, कितना पैसा कमा लेते हो। ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट द कैश फ्लो, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। अगर कंपनी की बैलेंस शीट P&L अच्छा है मतलब मैनेजमेंट अच्छी है, सही डिसीजन ले रही है, सब कुछ बढ़िया कर रही है, एफिशिएंसी है। आप बात समझ गए? तो ये बेटा आप आराम से पढ़ सकते हो, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, मैं आपको लास्ट में कवर करा दूंगा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, जो भी ये छोटी मोटी चीज़ें हैं वो मैं आपको करवा दूंगा 1-2 क्लास में। ठीक है, रिवाइज करते टाइम। लेकिन अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तो आपके प्री बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसके लिए। जैसे लिमिटेशन दे रखी है, लिमिटेशन आपने पढ़ी थी। देखो जैसे पहले क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्ट, याद आ रहा है कि भाई अपनी बैलेंस शीट हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बनाते हैं, वहाँ पे मार्केट वैल्यू कंसिडर नहीं करते, तो ये एक लिमिटेशन है। उसके बाद आपने पढ़ा था ओनली मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन, हम अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ की जो टैलेंट है, जो स्किल्स हैं वो नहीं बता पाते। हमें लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कोविड की वजह से, वो कैसे बताएं। एम्प्लॉय स्ट्राइक पे हैं, वो कैसे बताएं। तो बेसिकली सिर्फ वही इंफॉर्मेशन हम बता पाते हैं जो आप नंबर्स में, मनी में मेजर कर सकते हो। जो नहीं कर सकते वो नहीं बताते। तो यही सब चीज़ें हैं बेटा। ठीक है, आप आराम से पढ़ सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये नोट्स आपको चाहिए तो आप एप्लीकेशन पे जाके ले सकते हो। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू दी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई बैलेंस शीट दिखती कैसी है। सर दिखाओ ना। ये आपकी बैलेंस शीट है बेटा। ठीक है, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है जो आपके कंपनीज एक्ट ने दे रखा है। कंपनीज एक्ट ने ये बैलेंस शीट दे रखा है, आराम से देख लो, अपनी आंखों में भरो बेटा इसको अच्छे से। आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। ऑल राइट सर, सबसे पहले क्या है, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3, इसमें गिवन है। हाँ देखो बेटा, ध्यान से मेरी बात सुनो, ये बैलेंस शीट आपको बिल्कुल भी वैसे नहीं दिख रही होगी जैसे आपने पार्टनरशिप में बनाई है, जैसे आपने सोल प्रोप्राइटरशिप में बनाई है। देखो मेरी बात सुनो ना, देखो आ जाओ। अरे आपको आओ ना, मैं इस चैप्टर में मैं आपको क्या प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा ना बेटा, मज़ा आएगा आपको बहुत मज़ा आएगा। आ जाओ। हमने वहाँ पे सीखा था हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। क्या सीखा था सर? हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। ओ यस, है ना, कि भाई एक साइड पे हम क्या करते हैं, एक साइड पे हम लिखते हैं अपनी लाइबिलिटीज और कैपिटल, और एक साइड पे हम लिखते हैं अपने एसेट्स। ऑल राइट, तो बेटा ये सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म के लिए सही है। देखो सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई एक्ट नहीं है, ठीक है, और पार्टनरशिप फर्म का जो एक्ट है उन्होंने बताया ही नहीं हुआ कि कौन सा फॉर्मेट फॉलो करना है, तो हम ये वाला फॉर्मेट फॉलो करते हैं। ऑल राइट, अब मेरी बात सुनो बेटा ध्यान से। ठीक है, कंपनीज में हम जो फॉलो करते हैं वो है वर्टिकल। कौन सा फॉर्मेट बेटा? वर्टिकल फॉर्मेट। ऑल राइट, अब वर्टिकल फॉर्मेट में क्या है, क्या आइटम्स के नाम बदल गए, सब कुछ ऐसा हो गया? नहीं, मेरी बात सुनो, बस फर्क ये है कि ये जो हॉरिजॉन्टल है अब वर्टिकल कर दिया। अरे बेटा देखो
मेरे पास कोई, ये देखो देखो देखो, मेरी बात सुनो लेट्स से, ठीक है, ये आपके क्या है, अरे सुनो ना, ये मान लो ये आपका क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है, आप ये क्या देख रहे हो, हॉरिजॉन्टल। अब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस इसको वर्टिकल कर दिया, बस यही तो किया है, हाँ यही किया है, ठीक है, क्या किया है सर, यही किया है और कुछ नहीं किया है। ओके ओके, सुनो सुनो सुनो, देखो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब सबसे पहले मैं अपनी बताता हूँ लाइबिलिटीज, ठीक है, जिसको हम अभी बोलेंगे, जिसको अभी पढ़ोगे, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, राइट। जैसे आप यहाँ पे पहले लिखते थे कैपिटल, फिर यहाँ लिखते थे लाइबिलिटीज, ठीक है। तो कैपिटल को यहाँ पे क्या बोला गया, इक्विटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। अब इसके अंदर बहुत सारी हेडिंग्स आ जाएंगी, ठीक है, उसका हम टोटल कर देंगे। उसके बाद नीचे हम लिख देंगे एसेट्स, क्या लिख देंगे, एसेट्स। अच्छा, तो मतलब सिर्फ प्रेजेंटेशन चेंज है, हाँ, और कुछ खास चेंज नहीं है बेटा, है तो वही, राइट, ठीक है। आओ फटाफट से आओ, देखो देखो देखो, आ जाओ। ओके सर, ओके। उसके बाद अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं। देखो सबसे पहले पर्टिकुलर्स, आइटम के नाम से, नोट नंबर, जैसे हमने पढ़ा कि भाई बैलेंस शीट हो या प्रॉफिट एंड लॉस, उसके नोट्स टू अकाउंट्स बनते हैं, राइट। अब जैसे शेयर कैपिटल है, तो भाई शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट्स में कौन सा नोट नंबर है। आपने नोट्स टू अकाउंट्स बनाए, बहुत सारे आइटम्स के बनाए, राइट। अगर मुझे ढूंढना है कि शेयर कैपिटल का नोट कहाँ पे है, तो ढूंढता थोड़ी जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं शेयर कैपिटल का नंबर 1 और नोट्स टू अकाउंट्स में नंबर 1 देख लूंगा, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद आपको ये 2 कॉलम दिख रहे हैं, है ना। अब ये 2 कॉलम क्यों है, ध्यान से मेरी बात सुनो। ये एक कॉलम है आपके करंट ईयर के लिए, अच्छा ये एक कॉलम है प्रीवियस ईयर के अमाउंट के लिए। ऐसा क्यों है बेटा, कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, सुनो, कंपनीज एक्ट बोलता है कि आप जब अपने यूजर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करोगे तो आपको पिछले साल की भी प्रोवाइड करने, क्यों, ताकि वो कंपेयर कर सके। अगर इन्वेस्टर्स को पैसे लगाने हैं तो वो किस कंपनी में पैसे लगाएगा, जो कंपनी ग्रो कर रही है। ऑफ कोर्स ग्रो कर रही है, ये उसको कैसे पता चलेगा, कंपेयर कर लेना, पिछले साल मेरा इतना प्रॉफिट था, इस साल इतना है, ओहो बहुत ग्रो कर रही है, इतने एसेट्स थे, इतनी लायबिलिटीज थी, ये सब चीजें, ठीक है। तो कंपैरिजन के लिए कि पिछले साल कंपनी की स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट क्या थी, कंपनी किस पोजीशन पे थी और अब किस पोजीशन पे है, एक साल में उन्होंने कितनी प्रोग्रेस करी है या फिर नीचे गई है, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके सर, ऑल राइट। क्या आपको भी प्रीवियस ईयर बनाना, नहीं बेटा, क्या है, प्रीवियस ईयर का डेटा आपको गिवन नहीं होगा ना, राइट, गिवन नहीं होगा। तो अगर आई भी सही बनाने के लिए, वैसे आती नहीं है, बैलेंस शीट आपके पास बनाने के लिए नहीं आती है, कहाँ आएगी सर, शेयर कैपिटल में, सिर्फ शेयर कैपिटल की बैलेंस शीट आती है, बाकी बनाने के लिए नहीं आएगी। लेकिन हाँ, आपको पता होना चाहिए कि भाई बैलेंस शीट में 2 कॉलम्स होते हैं, एक करंट ईयर का, एक प्रीवियस ईयर का। अब आते हैं आइटम्स पे, आइटम्स पे आते हैं जरा, आओ फटाफट से देखो। सबसे पहले हमारा क्या है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। अब मेरी बात सुनो, आपको पता है बैलेंस शीट में मेन 2 मेजर हेडिंग होती है, मैंने क्या बोला, ये हमारी मेजर हेडिंग है, मेजर हेडिंग मतलब जो हमारी टोटल 2 मेन हेडिंग्स होंगी, राइट। एसेट्स, ये हमारी दूसरी एसेट्स हो गई, पहला हमारा क्या हो गया, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। एक हेडिंग क्या होगी सर, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, हाँ, और दूसरी हो गई हमारी एसेट्स, ऑल राइट। अब इसमें इनकी और हेडिंग्स है। अब मेरी बात सुनो बेटा, ये देखो ये देखो, ये हमारी क्या है सर, ये हमारी है सबसे बाहुबली हेडिंग, मेजर हेडिंग, ये हमारे मेजर है, ऑल राइट। अब इस मेजर हेडिंग में अगर आप देख रहे होगे तो 4 मेन हेडिंग आ रही होगी, मेन हेडिंग आ रही होगी 4, कौन सी, शेयर होल्डर फंड्स अभी पढ़ेंगे, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट पढ़ाऊंगा मैं आपको, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज जो मैंने बोल्ड कर रखी है 1 2 3 4, यस और नो, हाँ, ये हमारी मेन हेडिंग्स होंगी, इनको मैं क्या बोलूंगा, ये हमारी मेन हेडिंग्स हैं, ऑल राइट। और इसके अंदर जो हमारी अल्फाबेट्स में आ रही है ABC, ये मेन हेडिंग की क्या है सर, सब हेडिंग, ओके, क्या है सर, सब हेडिंग। तो कई बार क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि इसकी सब हेडिंग बताओ, इसकी मेन हेडिंग बताओ। तो मेन हेडिंग मतलब जो आपको 4 दिख रही है, आपसे वो मेजर हेडिंग नहीं पूछेगा, अरे मेजर हेडिंग क्यों पूछेगा, 2 ही तो होती है, ये सुनो, बिल्कुल सही, ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ, एक एक करके ध्यान से बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, आपको याद करना है और याद करने के लिए समझना जरूरी है, तभी तो याद होगा। आओ बेटा फटाफट से आओ। इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहले क्या है, शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड का सिंपल सा मतलब है वो सारा का सारा पैसा जो आपके शेयर होल्डर से आया हो या शेयर होल्डर्स को बिलोंग करता हो। शेयर होल्डर्स का पैसा आपके ओनर्स, शेयर होल्डर कौन होते हैं बेटा, आपके ओनर्स होते हैं, हाँ राइट, उनका पैसा, बिल्कुल सही, जो उन्होंने दे रखा है या जो उनका है, ऑफ कोर्स, ठीक है। सबसे पहले क्या, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हम पहले ही पढ़कर आए हैं, हमने बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल पढ़ा हुआ है, शेयर कैपिटल में हमने बैलेंस शीट पढ़ी हुई है, यस और नो। शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आता है, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल वाला, याद आ रहा है, हाँ सर, हाँ थोड़ा थोड़ा आ रहा है, जाके देखो वीडियोस,
सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, अब यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल का पैसा हो या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पैसा हो, दोनों ही आएंगे, तो इसमें कुछ ज्यादा हमें समझने की जरूरत नहीं है। सेकंड पे आते हैं सब हेडिंग पे, रिजर्व्स एंड सरप्लस। ऑल राइट, रिजर्व्स तो सबको पता है, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सारे रिजर्व है। सरप्लस का मतलब क्या होता है अभी समझेंगे। आओ बेटा, मैंने आपके लिए क्या किया हुआ है, इनको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है, आ जाओ। देखो क्या है सर ये सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स का मतलब आपको पता ही है ऑलरेडी, एग्जांपल्स आपको पता ही है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अगर मान लो आपसे पूछेंगे बताओ इसकी सब हेडिंग क्या है, मान लो अगर आपको बोल दिया जाए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इसकी सब हेडिंग क्या है सर रिजर्व्स एंड सरप्लस। भाई जब इनका जो लास्ट नेम है वही तो इनकी फैमिली है, अरे जो लास्ट नेम होगा वही तो फैमिली है, ऑफ कोर्स लास्ट में रिजर्व आ रहा है, हाँ सर रिजर्व आ रहा है। रिजर्व का मतलब आपको पता है कि आपने कुछ अमाउंट प्रॉफिट में से निकाल के रिजर्व में डाल रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल क्या क्या है ध्यान से देखो, कैपिटल रिजर्व आपको पता ही है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अब एक चीज मेरी यहाँ पे आराम से समझो, ठीक है, हम एक एक आइटम को डिटेल में नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि ना तो आपके सिलेबस में है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। जैसे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, आपका एक डिबेंचर्स का चैप्टर था, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स जो कट गया, उसमें ये आता है, तो मैं ये एक लाइन में आपको नहीं समझा सकता हूँ, इसके लिए मुझे बहुत कुछ समझाना होगा और अभी के लिए वो रेलेवेंट भी नहीं है। आपसे पूछेंगे नहीं कि बताओ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्या होता है, नहीं, आपसे ये पूछेंगे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व की सब हेडिंग बताओ या मेन हेडिंग बताओ। बात समझ रहे हो? अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या है सर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। नाउ एन इंपॉर्टेंट वन, जो मैंने क्या कर रखा है सर, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, पॉइंट नंबर 7, क्या कर रखा है, पॉइंट नंबर 7 में हाईलाइट कर रखा है, क्या है, शेयर्स ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। अब देखो रिजर्व्स को पता लगाना बहुत आसान है क्योंकि उसकी फैमिली का नाम आता है लास्ट में, है ना। अरे रिजर्व 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 सब में आ रहा है तो पता लगाना बहुत आसान है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं बताओ शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट की हेडिंग, सर ये कौन सा था, क्योंकि इसमें तो रिजर्व आ ही नहीं रहा, इसलिए मैंने क्या लिखा है, अलग है, इसीलिए याद रखना, ठीक है। बात समझ में आई? सर इसका मतलब क्या होता है बेटा, देखो अगेन मीनिंग में बहुत डिटेल में नहीं जा पाऊंगा मैं, देखो लेकिन सुन लो, बता देता हूं मैं आपको। हमने शेयर्स में पढ़ा था एक ईसोप होते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, है ना। कंपनी अपने एम्प्लॉयज को शेयर्स देती है डिस्काउंटेड प्राइस पे। अगर फॉर एग्जांपल सुनो मेरी बात, मान लेते हैं इशू प्राइस कितने का है सर, इशू प्राइस कितने का है, मान लो 100 रुपए का। इशू प्राइस का मतलब क्या है, सुनो मेरी बात, मार्केट प्राइस मान लो आप, मतलब आपके कंपनी का जो शेयर है वो मार्केट में कितने का चल रहा है, 100 रुपए का चल रहा है। ओहो नाइस, ठीक है। लेकिन आप कितने का दे रहे हो, आप उनको कितने का दे रहे हो, राइट, ऑफर प्राइस, उनको आप कितने का ऑफर कर रहे हो, 60 रुपीज का। तो यहां आप जो 40 रुपीज का डिस्काउंट दे रहे हो, इस 40 रुपीज की अकाउंटिंग होती है शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट में, ठीक है। इतना ही समझने की जरूरत है और ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है बेटा। सारे के सारे आइटम्स ऑफकोर्स हम नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन हाँ ठीक है, एग्जाम्पल पता होना चाहिए। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप बता दो कि सब हेडिंग क्या है, समझ रहे हो मेरी बात, कि भाई ठीक है शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग क्या है, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्या है, हमारा रिजर्व है, ऑल राइट। उसके बाद लास्ट में आता है सरप्लस। नो व्हाट इज सरप्लस, व्हाट इज सरप्लस बेटा, सरप्लस का मतलब सर सरप्लस सुनो मेरी बात ध्यान से, कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है, हाँ सर हाँ, ऑल राइट। उस प्रॉफिट का वो क्या करती है, कुछ अमाउंट डिविडेंड में बांट देती है। अरे कुछ अमाउंट डिविडेंड बांट देती है ना, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना होता है। डिविडेंड का मतलब क्या है, प्रॉफिट का कुछ पार्ट दे दिया आपने, ठीक है। और कुछ आप रिजर्व्स में ट्रांसफर भी कर देते हो नहीं कर देते, हाँ सर हाँ, कुछ डिविडेंड दे दिया, कुछ रिजर्व्स में ट्रांसफर कर दिए, और कुछ अमाउंट आप क्या कर लेते हो, अपने पास रिटेन कर लेते हो। अरे जरूरी है क्या जितना पैसा मैंने कमाया सारा ही बांट दो, नहीं, जरूरी नहीं है, मैंने अपने पास कुछ पैसे रख लिए, ठीक है। इसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग या फिर सरप्लस, ठीक है। तो आपने जो पिछले सालों में जो अपने पास अमाउंट रिटेन किया है, किसी को दिया नहीं है, कोई एप्रोप्रिएशन नहीं किया, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया, दैट इज कॉल्ड आपका सरप्लस। देखो बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ P&L, देखो ध्यान से, इट इज द एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ प्रॉफिट्स। अब ये लॉस भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं हो सकता। अगर कंपनी को लॉस हुए जा रहा है, क्या हो जा रहा है, लॉस हुए जा रहा है, तो भाई वो नेगेटिव में हो सकता है, क्या हो सकता है, नेगेटिव में हो सकता है, ठीक है। ऑफ द पास्ट ईयर्स विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स, अभी तक आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है शेयर होल्डर्स में,
बात समझ में आ गई, ये सरप्लस है, बस इतना ही समझो, ठीक है। तो ये आपका हो गया रिजर्व्स एंड सरप्लस। इनमें से अगर आपसे वो कुछ भी पूछेंगे तो आप बता देना कि हेडिंग क्या है, सब हेडिंग क्या है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, यस और नो, और मेन हेडिंग क्या है, शेयर होल्डर फंड्स। बात समझ में आ गई, देखो आओ फटाफट से आओ। हाँ जी, तो हमारा जो पहली हेडिंग चल रही है दैट इज शेयर होल्डर्स फंड्स, वो क्या हमारी मेन हेडिंग, उसके अंदर 3 सब हेडिंग है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। नाउ द थर्ड वन एंड द लास्ट वन इज मनी रिसीव्ड अगेंस्ट द शेयर वारंट्स। अब ये शेयर वारंट्स क्या होता है सर, अरे बता दो ना प्लीज बता दो, शेयर वारंट्स क्या होता है। सुनो मेरी बात ध्यान से एवरीबडी, शेयर वारंट्स क्या होता है, ठीक है। देखो ध्यान से सुनेंगे, क्या होगा, मान लेते हैं कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने क्या किया, सुनो, ये कंपनी है, हाँ सर हाँ ये कंपनी है, और ये शेयर होल्डर्स हैं। ये कौन है सर, शेयर होल्डर्स, ऑल राइट, ठीक है। आप इनको शेयर्स देते हो, हाँ सर इनको शेयर्स देते हो, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये पब्लिक है। कई बार आप क्या करते हो, कंपनी क्या करती है, शेयर्स नहीं देती है, एक वारंट देती है। वारंट मतलब एक सर्टिफिकेट टाइप, एक सर्टिफिकेट देती है। उस सर्टिफिकेट में क्या लिखा होता है कि भाई सुनो, आप आज मुझे इतने पैसे दो, जैसे मान लो आप आज मुझे पैसे दे दो, कितने, 60 रुपये, ऑल राइट। कंपनी का शेयर दे दूंगा मैं आपको फ्यूचर में, सुन लो बेटा ध्यान से, मीनिंग बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत समझो, ठीक है। जरूरी नहीं है मीनिंग जानना, लेकिन एक बार सुन लो। शेयर वारंट्स का मतलब क्या हो गया, आपने अब शेयर होल्डर को शेयर्स नहीं दिए, ठीक है, आपने पब्लिक को शेयर्स नहीं दिए, आपने एक सर्टिफिकेट दिया है, एक वारंट दिया है। उसमें क्या लिखा होता है कि मैं आपको, कंपनी बोल रही है मैं आपको, ठीक है, 1 साल बाद अपने कंपनी के शेयर्स दे दूंगी इतने ही प्राइस पे। अब बात समझ रहे हो, उस टाइम पे क्या प्राइस होगा वो छोड़ो, उस टाइम पे क्या प्राइस होगा वो छोड़ो, मैं आपको ये वादा करती हूं, वादा किया है, निभाना पड़ेगा, वादा करती हूं मैं आपको कि मैं आपको अपनी कंपनी का शेयर, ठीक है, दे दूंगी इसी प्राइस पे। तो वो प्राइस पहले ही डिसाइड हो जाता है। तो इसके पब्लिक के पास क्या है, पब्लिक के पास पावर आ गई, 1 साल बाद इस वारंट को वो शेयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ये जो सर्टिफिकेट है इसके अगेंस्ट में शेयर्स मिल जाएंगे। शेयर्स आज नहीं मिले बेटा, अगर आज शेयर्स मिल जाते तो वो तो शेयर कैपिटल का पार्ट हो जाता, राइट। लेकिन आज आपको एक सर्टिफिकेट मिला जिसमें कंपनी ने वादा किया है कि भाई 1 साल बाद वो आपको इसी प्राइस पे शेयर दे देगी, आज आप मुझे पैसे दे दो। अभी कंपनी शेयर्स नहीं देना चाहती, ऐसा होता है कई बार कि अभी कंपनी को शेयर्स नहीं देने, तो आपको वो क्या बोलेगी, आप इसी प्राइस पे शेयर मेरे से खरीद लेना अगले साल। तो आप क्यों खरीदोगे सर, अगर आपको लगता है कि कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ने वाला है, अगर आपको क्या लगता है शेयर प्राइस बढ़ेगा, 1 साल बाद शेयर प्राइस ज्यादा होगा, तो आप शेयर वारंट्स ले लेते हो। बात समझ में आ गई। तो मेरी बात सुनो, अब ये शेयर होल्डर फंड का पार्ट क्यों बना है, क्योंकि बेटा ये इवेंचुअली जाके शेयर्स में कन्वर्ट ही हो जाएगा। अरे 1 साल 6 महीने 3 महीने बाद वो शेयर्स में कन्वर्ट ही होना है। बात समझ रहे हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, राइट। इसका मीनिंग आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ अगर आपके पास आए कि मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, इसकी सब हेडिंग क्या है, अरे बताओ ना, अरे मुझे बोलो ना, इसकी सब हेडिंग क्या है, अच्छा नहीं सब हेडिंग नहीं, मेन हेडिंग क्या है, इसकी मेन हेडिंग है सर शेयर होल्डर फंड्स। अरे ये तो खुद ही एक सब हेडिंग है, हाँ यार बिल्कुल सही, ठीक है। आप रिवाइज करेंगे फटाफट से। सबसे पहले जो आपकी मेजर हेडिंग, टॉप हेडिंग, वो है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसमें सबसे पहले मेन हेडिंग क्या है सर, मेन हेडिंग है शेयर होल्डर फंड्स, ठीक है। शेयर होल्डर फंड्स में 3 सब हेडिंग है, कौन कौन सी, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। क्या ये बात क्लियर है? ओ यस, आ जाओ फटाफट से सेकंड पे, कहो ना कहो, अरे आओ फटाफट से आओ ठीक है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, अब इसका क्या मतलब है सर, आओ ना, सुनो ना सुनो, देखो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, मान लो कंपनी ने 27 मार्च को शेयर्स इशू करे हैं। सर कितने इशू करें, कितने इशू करें, लेट्स से 10,000 शेयर्स, ऑल राइट। कितने का शेयर है, 10 रुपीज़ का शेयर है, ऑल राइट। 3 रुपीज़ की एप्लीकेशन, 4 की अलॉटमेंट, 3 रुपीज़ की आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ओके ओके। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ध्यान से मेरी बात सुनो। 3 रुपीज़ आपको मिल गया एप्लीकेशन के, कंपनी ने शेयर्स ऑफर करे हैं, तो पब्लिक सब्सक्राइब तो करेगी। मान लो पब्लिक ने सब्सक्राइब किया 11,000 शेयर्स के लिए, अरे वाह, तो आपके पास क्या आ गए 33,000, हाँ ठीक है। लेकिन आपने क्या बोला कि भाई मैं एक्सेस शेयर्स को रिफंड करूंगा, तो आपने इसमें से 3,000 रिफंड करने हैं, लेकिन अभी किए नहीं है, ओके। तो ये कहानी है, और 31 मार्च आ गया। अब 31 मार्च को आपको क्या करनी है, बैलेंस शीट बनानी है, हाँ सर हाँ बिल्कुल बनानी है। अब मेरी बात सुनो, क्या आपने शेयर्स अलॉट कर दिए, अरे कर दिए क्या बेटा, क्या आपने शेयर होल्डर्स को शेयर्स अलॉट कर दिए, नहीं। और जब तक आप शेयर्स अलॉट नहीं करोगे तब तक वो शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं बनेगा।
ओ हाँ जी, जब तक आप शेयर्स को अलॉट नहीं कर देते, दे नहीं देते, तब तक वो आपके शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं बनता। इसका मतलब सर, इसका मतलब ये शेयर कैपिटल में तो नहीं आएगा। हाँ, अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आपके पास एप्लीकेशन मनी आई हुई है, कितने की, कितने की, 33,000 की। हाँ, लेकिन बेटा 33 में से 3,000 तो आप रिफंड करने वाले हो। हाँ, और बाकी 30,000 जो है ये शेयर कैपिटल का पार्ट बनेगा, लेकिन अभी बना नहीं है। बात समझ रहे हो, अभी बना नहीं है बेटा। ऐसे अमाउंट को, कौन से अमाउंट को, 30,000 को, ठीक है, वो अमाउंट जिसके अगेंस्ट में आप शेयर्स अलॉट करोगे ही करोगे, उसको बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी। ये क्या है, शेयर एप्लीकेशन मनी। हाँ, लेकिन पेंडिंग अलॉटमेंट, अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुई है। और बाकी के 3,000 रुपए जो आपको रिफंड करने हैं बेटा, आपको ये वापस करने हैं, ये लाइबिलिटी होती है। कौन सी होती है, करंट लाइबिलिटी। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा करंट लाइबिलिटी में। बात समझ में आ गई? देखो आओ फटाफट से आओ। हमारी क्या थी हेडिंग, हमारी हेडिंग थी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। क्या थी, पेंडिंग अलॉटमेंट। मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ, देखो ध्यान से एवरीबडी। देखो क्या है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, अमाउंट रिसीव्ड टुवर्ड शेयर एप्लीकेशन एंड अगेंस्ट विच शेयर्स आर नॉट येट अलॉटेड बट विल श्योरली बी अलॉटेड। ये सिर्फ उन शेयर्स का पैसा है जिनको आप अलॉट करोगे करोगे, शेयर्स अलॉट करोगे करोगे, ठीक है ना। शेयर एप्लीकेशन मनी विच इज टू बी रिफंडेड, अगर आपको पैसा वापस करना है, वो आपके करंट लायबिलिटी में आएगा, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। ऑल राइट, समझ में आ गया? हाँ सर, अपने को समझ में आ गया। ऑल राइट, सो अब हम देखने वाले हैं अपनी थर्ड मेन हेडिंग, दैट इज नॉन करंट लायबिलिटी। अरे जरा ये तो बता दो मेरे को कि नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। सर आप मतलब आप ऐसे पूछोगे, सर ऐसे पूछोगे? हाँ भाई बताओ ना। अरे मुझे पता है, मेजॉरिटी बच्चों को नहीं पता होगा कि नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, क्योंकि बेटा आप 11th पढ़कर नहीं आए हो, टॉप कर आए हो, है ना। नॉन करंट लायबिलिटी। अब मेरी बात सुनो, लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी का मतलब होता है वो अमाउंट जो आपने पे करना है, दैट इज लायबिलिटी। हाँ सर हाँ। अब नॉन करंट और करंट का मतलब क्या होता है? आपने क्या पढ़ा है, थोड़ा बहुत शायद आपने पढ़ा होगा कि सर जो हमने आफ्टर 12 मंथ्स पे करना है ना। सर हमने जो 12 महीने के बाद पे करना है वो नॉन करंट है। बेटा सच्ची सच्ची बताना अभी, ठीक है, वीडियो चलते चलते कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, क्या आप यही सोच रहे हो? सर लिखो कमेंट सेक्शन में, हाँ सर हमको यही पता है कि लायबिलिटी का मतलब अमाउंट पे करना, ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब जो 12 महीने के बाद पे करनी है, ये पता है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अभी रुको, अभी कमेंट मत करना, अभी रुको, मेरी बात सुनो। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि भाई ये 12 महीने काउंट कब से करूं? अरे मतलब आप सब बच्चों को ये रटा पड़ा है, लायबिलिटी विच इज पेबल आफ्टर 12 मंथ्स। अरे आफ्टर किसका? अरे ये 12 महीने काउंट कहां से करने हैं, काउंट कहां से करने हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है, आपका फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल, बेटा लॉजिक में जाते नहीं हो ना आप, दिक्कत ये है, से 31 मार्च 2022। ऑल राइट सर, ऑल राइट, ये आपका फाइनेंशियल ईयर है। हाँ सर ये फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। मान लो आपने एक लोन लिया है, कब लिया है सर? लेट्स से 1 जून को। ओहो, 1 जून 2021 को लोन लिया है 1 लाख रुपीज का, ओके। और ये आपने पे करना है बेटा, कब पे करना है? लेट्स से 30 जून को पे करना है, 30 जून 2022 को। अच्छा राइट, अब बेटा सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताओ कि ये आपकी करंट लायबिलिटी है या नॉन करंट लायबिलिटी है। करो 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 बेटा, पहले कमेंट करो आप। अरे मैं देखना चाहता हूं कि बेटा आप अकाउंट्स को कितनी गहराई से पढ़ते हो, कितनी क्यूरियोसिटी है आप में। चलो चलो कमेंट करो, बस ये लिख लेना कि भाई करंट लायबिलिटी है, नॉन करंट लायबिलिटी क्या है, लिख दिया। अच्छा सुनो मेरी बात, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे बच्चों ने क्या किया होगा, सर 1 जून को आपने लोन लिया है। हाँ सर हाँ लोन लिया है, और ये जो आपको पे करना है सर, अगर हम देखें 1 जून को लिया, 30 जून को पे करना है। सर ये तो आफ्टर 12 मंथ्स हो गया, क्या हो गया? आफ्टर 12 मंथ्स। सर ये नॉन करंट लायबिलिटी है, बोलो हाँ या ना। अरे बोलो बेटा, क्या आपने ये बोला है? हाँ सर बोला है, बस यही तो पता था मुझे। हमने ये तो सर बचपन से पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि आफ्टर 12 मंथ्स, आफ्टर 12 मंथ्स। बेटा कभी ये जानने की कोशिश करिए कि आफ्टर किसके 12 महीने कहां से काउंट होंगे। आप ध्यान से मेरी बात सुन लो, ध्यान से मेरी बात सुन लो।
आफ्टर 12 मंथ्स कहाँ से काउंट होते हैं? फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ओ, अरे मुझे एक बात बताओ नलायकों, सुनो मेरी बात, मुझे एक बात बताओ, आप बैलेंस शीट कब बनाओगे? अरे बैलेंस शीट कब बनाओगे? 31 मार्च को बनाओगे, नहीं बनाओगे? हाँ हाँ, नॉर्मली जो है, नॉर्मली मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर बैलेंस शीट कभी भी बना सकते हैं। हाँ, नॉर्मली कंपनी बैलेंस शीट कब बनाती है? ईयर के एंड में बनाती है। कब बनाती है सर? ईयर के एंड में बनाती है। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, आप ये कब डिसाइड करते हो कि भाई ये मेरी लायबिलिटी है, करंट या नॉन करंट? कब करते हो? ईयर के एंड में। हाँ, तो बेटा अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मुझे क्या देखना होता है? यहाँ पे खड़े होके मेरे को देखना होता है, ये मैं देख रहा हूँ। ये मैंने क्या बना दिया? वाईफाई? अरे रुको, ये देखो बेटा, ये मैं ऐसे देख रहा हूँ, ये आंखें हैं, आंखें। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ बेटा कि भाई मेरे को क्या ये लायबिलिटी 12 महीने के अंदर पे करनी है या बाद में पे करनी है? तो 12 महीने कहाँ से काउंट हुए हैं? आपके फाइनेंशियल ईयर के एंड से काउंट होते हैं। अगर वो एंड से काउंट कर रहे हो तो जैसे फॉर एग्जांपल 31 मार्च 2022 है, हाँ, तो बेटा वो लायबिलिटी जो आपको 31 मार्च 2023 के बाद पे करनी होगी वो नॉन करंट है। समझ में आया? सर ये तो कभी सोचा ही नहीं था सर। पता है मुझे बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे, ओ भाई ये क्या हो गया। यही चीज़ें आपको 11th में डिटेल में पढ़नी होती है और मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन आपने मुझसे पढ़ा नहीं है ना बेटा। राइट, ठीक है, पढ़ा भी होगा तो भूल गए होगे। और टीचर्स में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है आपके क्वेश्चनिंग में। आप उनसे पूछो ना कि 12 महीने कहाँ से काउंट होते हैं, वो आपको बताएंगे, लेकिन आपने पूछा ही नहीं है। अगर मैं आज ये नहीं बताता तो आप आज भी नहीं पूछते, है ना। क्वेश्चनिंग बेटा, अच्छे क्वेश्चंस पूछना बहुत ज़रूरी है। अच्छा ठीक है, ये ज्ञान बाद में। अब सुनो मेरी बात, ये बात समझ में आ गई कि भाई जब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है उसके 12 महीने के बाद पे करनी है तो नॉन करंट, अंदर पे करनी है तो करंट। सही बात है सर, सही बात है। अच्छा मेरी बात सुनो बेटा, सिर्फ 12 महीने का क्राइटेरिया नहीं होता है। किसका होता है? एक टर्म होता है ऑपरेटिंग साइकिल। ओह सर, सुना सुना है सुना सुना है सर हमने ऑपरेटिंग साइकिल। अब मैं ये आपसे एक्सपेक्ट तो नहीं करता कि आपको याद है, लेकिन सुन लो। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है वो पूरी साइकिल, टाइम पीरियड जो एक कंपनी लेती है अपने रॉ मटेरियल को कैश में कन्वर्ट करने के लिए। क्या बोला मैंने? ऑपरेटिंग साइकिल वो साइकिल है, वो टाइम पीरियड है जो कंपनी लेती है अपने रॉ मटेरियल को कैश में कन्वर्ट करने के लिए। आपने क्या किया सर? आपने एक रॉ मटेरियल लिया, खरीदा, पैसे खर्च करे, ऑफ कोर्स। इसको आप क्या करोगे? प्रोसेस करोगे। हाँ, तो क्या हो जाता है? वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब अभी आपने प्रोसेस कर दिया लेकिन पूरा नहीं बना, पूरा नहीं बना। अच्छा ठीक है, इसके बाद आपने इसको पूरा बनाया, फिनिश गुड्स। अब ये बन गया। हाँ बेटा, बना के क्या करोगे? बेचो। अच्छा बेचा। मान लो अभी कैश में नहीं बेचा, मान लो, हो सकता है कैश में बेच दिया हो। मान लो आपने अभी उधार पे बेचा, डेटर्स। ऑल राइट, अब डेटर्स आपको पैसा देंगे कैश। ओके, अब आपके पास कैश आया, दोबारा से ये साइकिल शुरू होगी। अब आप रॉ मटेरियल खरीदोगे, प्रोसेस करोगे, WIP, फिनिश गुड्स, बेचा, कैश आया। ये होती है ऑपरेटिंग साइकिल, बिजनेस की ऑपरेशंस की साइकिल, प्रोडक्शन साइकिल। बात समझ में आई? प्रोडक्शन साइकिल का मतलब क्या हो गया? ये प्रोडक्शन साइकिल है। हाँ, फिर आपने इसको बेचा, सेल किया, कैश में कन्वर्ट किया। बात समझ में आ गई? ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, जिनको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आया बेटा कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा अभी। सुनो, अब हर कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल अलग होती है, हर कंपनी की अलग होती है भाई। किसी चीज को बनाने में सिर्फ 1 महीना लगता है, बेचा, कैश में कन्वर्ट हो गया 1 महीने में। और किसी चीज को गाड़ियां बनाने में 1 साल, 12 महीने, 15 महीने, 2 साल लगते हैं। हाँ ठीक है, तो मान लेते हैं अगर किसी कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल आपको नहीं गिवन होती तो हम 12 महीने मानते हैं, लेकिन मान लो कितनी गिवन है सर? अरे कितनी गिवन है? 15 महीने गिवन है। ओह ऐसा क्या? हाँ, अगर किसी कंपनी की सर ऑपरेटिंग साइकिल आपको 15 महीने गिवन है, अच्छा, तो बेटा उसको हम क्या बोलेंगे? 15 महीने को क्या बोलेंगे? 15 महीने की ऑपरेटिंग साइकिल है। अब मेरी बात सुनो, इसका रेलेवेंस क्या है? रेलेवेंस आता है करंट और नॉन करंट में डिसाइड करने के लिए। अच्छा हाँ, मतलब बेटा, मतलब अब जब मैं करंट लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी को डिसाइड करूंगा तो 12 महीने के बेसिस पे नहीं करूंगा, 15 महीने के बेसिस पे करूंगा, क्योंकि मेरी साइकिल ही 15 महीने की है। मेरे पास कैश आता ही 15 महीने में है, तो मैं पे भी तो 15 महीने में करूंगा। अब मेरी बात सुनो बेटा, ठीक है? क्या मतलब है सर इसका? अगर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने की है
तो ये डिसाइड करने के लिए कि करंट लायबिलिटी क्या है, नॉन करंट क्या है, मैं 12 महीने नहीं देखता, मैं देखता हूं 15 महीने। मतलब आपका जब ईयर एंड हुआ तो मैं ईयर एंड से 15 महीने के बीच में, ईयर एंड से जो भी मेरे को लायबिलिटी पे करनी है विद इन 15 मंथ्स, वो मेरे लिए करंट होगी, और जो 15 महीने के बाद पे करनी है वो नॉन करंट होगी। तो 12 महीने का रेलेवेंस खत्म हो जाता है। लेकिन बेटा मेरी बात सुनो, आप अगर ऑपरेटिंग साइकिल 10 महीने है, क्या है 10 महीने, तो मैं 12 महीने देखता हूं। ओ इसका मतलब क्या है, ध्यान से मेरी बात सुनो, मैं आपको इसका क्रक्स बताता हूं, सुनो ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज्यादा है तो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, कंसीडर ऑपरेटिंग साइकिल। मतलब आपको ऑपरेटिंग साइकिल को कंसीडर करना है करंट और नॉन करंट में डिसाइड करने के लिए। लेकिन अगर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से कम है, हो सकती है 3, 4, 5, 8, 10 महीने कुछ भी हो सकती है, तो फिर मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई कम से कम मैं 12 महीने तो लूंगा ही लूंगा, ये डिसाइड करने के लिए कि करंट है या नॉन करंट। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट, लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसके क्वेश्चंस भी आपके बुक में है, इसके क्वेश्चंस भी आपकी बुक में दे रखे हैं, जो करेंगे क्वेश्चंस करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ऐसी, राइट। अगर ऑपरेटिंग साइकिल आपको क्वेश्चन में गिवन है 12 महीने से ज्यादा है, तो आपको ये देखना है करंट और नॉन करंट के लिए आपको ऑपरेटिंग साइकिल को ही देखना है, 12 महीने को भूल जाओ, ठीक है। लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल गिवन नहीं है तो 12 महीने, गिवन नहीं है तो 12 महीने, और ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से कम है तो भी 12 महीने। इसका मतलब ऑपरेटिंग साइकिल का रेलेवेंस सिर्फ तभी आएगा जब वो 12 महीने से ज्यादा की होगी। बात समझ में आ गई ना? हाँ सर, हाँ बात समझ में आ गई। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ठीक है, सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूं कि भाई आपका फाइनेंशियल ईयर है 2021-22, ओके सर, ओके ठीक है। लायबिलिटी की डेट, ये है आपकी लायबिलिटी की डेट, मतलब जो आपको पे करनी है, लायबिलिटी की पेमेंट डेट जो आपको पे करनी है, ओके। ये आपकी ऑपरेटिंग साइकिल है, आप मुझे बताना करंट है या नॉन करंट है। ऑल राइट, ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, 2 एग्जांपल लूंगा, ठीक है। मान लेते हैं कि आपको पेमेंट करनी है कब, 30 जून 2022 को, ओके। ऑपरेटिंग साइकिल आपकी एक ही महीने की है, 1 मंथ। अब मुझे बताओ करंट या नॉन करंट। अब मेरी बात सुनो, आपका फाइनेंशियल ईयर एंड कब हो गया, 31 मार्च 2022 को। यस सर, राइट। तो अब आपको देखना है कि विद इन 12 मंथ्स पेमेंट हो रही है या आफ्टर 12 मंथ्स पेमेंट हो रही है। ऑपरेटिंग साइकिल 1 महीने की है तो इसका रेलेवेंस ही खत्म हो गया, हमें ऑपरेटिंग साइकिल को देखना ही नहीं है, राइट। ये पेमेंट विद इन 12 मंथ्स हो रही है तो ये क्या है, आपकी करंट लायबिलिटी है। ओह सुनो मेरी बात ध्यान से। अब अगर आपको पेमेंट 30 जून 2023 को करनी है, ऑपरेटिंग साइकिल आपकी 14 मंथ्स की है। कितने की है सर, 14 मंथ्स की। अच्छा अब मुझे बताओ, अब देखो 31 मार्च 22 से अगर आप देखोगे 30 जून 2023, 15 महीने होते हैं। कितने सर, 15 महीने। हाँ, मुझे यहाँ पे डिसाइड किसके बेसिस पे करना है, ऑपरेटिंग साइकिल के बेसिस पे करना है। ऑपरेटिंग साइकिल 14 महीने की है तब भी ये करंट ही मानी जाएगी, क्योंकि 14 महीने के बाद पेमेंट हो रही है। हाँ, लेकिन बेटा ऑपरेटिंग साइकिल अगर 16 मंथ्स की होती तो क्या हो जाता सर? अरे बताओ ना, अरे सुनो मेरी बात, अरे नहीं, वेट, अरे वेट, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे, सुनो, दोबारा बोलता हूँ, शायद मैंने उल्टा बोला है। रुको। आपको ये पेमेंट 15 महीने में करनी है। हाँ सर, हाँ, हमको ये पेमेंट 15 महीने में करनी है। आपकी ऑपरेटिंग साइकिल 14 महीने की है तो ये हो जाएगी नॉन करंट लायबिलिटी। ओ माय गॉड सर, उल्टा बोल रहे थे आप। हाँ बेटा, हाँ सॉरी, ये देखने के लिए कि आप कितना जाग रहे हो। अच्छा, ठीक है, बात समझ में आ गई। देखो सिंपल सी बात है, अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज्यादा है तो ऑपरेटिंग साइकिल, नहीं तो 12 महीने। यहां पे ज्यादा है तो मैंने ऑपरेटिंग साइकिल देखी, तो भाई क्या पेमेंट विद इन 14 मंथ्स हो रही है? अगर हाँ तो करंट है, आफ्टर 14 मंथ्स हो रही है तो नॉन करंट है। अगर यहाँ पे ऑपरेटिंग साइकिल 16 मंथ्स की होती, कितने की, 16 मंथ्स की, तो क्या पेमेंट विद इन 16 मंथ्स हो रही है? हाँ। 15 महीने में करनी है, विद इन 16 मंथ्स हो रही है, हाँ, तो करंट है। समझ में आ गई? आई होप अब तक सबको समझ में आ गया होगा नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। अरे मतलब समझ में आ गया, मीनिंग हाँ सर, हाँ, मीनिंग समझ में आ गया। मीनिंग समझाने में ही घंटा लगा दिया। ठीक है, राइट। तो मेरी बात सुनो, नॉन करंट लायबिलिटी का मीनिंग समझ में आ गया और करंट का मीनिंग समझ में आ गया। अब नॉन करंट लायबिलिटी में 4 चीजें होती है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो आपके सिलेबस से कट गया है,
बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट होता है ये, लेकिन आपके सिलेबस में अभी नहीं है, आगे जाके आप पढ़ोगे, ठीक है। और अदर लॉन्ग टर्म और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, करंट में भी 4 चीजें होती है, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में ऑफकोर्स, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई प्रैक्टिकल नॉलेज लेके चलेंगे, ठीक है। मैं आपको आराम से पढ़ाऊंगा कि लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या आता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि बेटा फिर लंबी लंबी वीडियो हो जाएगी, बच्चे देखते नहीं है कि सर बहुत लंबी वीडियो है। आपको पता है भाई, जिस तरीके से मैं समझाता हूँ उसमें टाइम लगता है, 20-22 मिनट में मैं आपको नहीं समझा सकता हूँ। आज के लिए इतना करेंगे, बहुत कुछ किया बेटा आज हमने इस चैप्टर का बेस बिल्ड किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है वो हमने समझा, है ना, राइट, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह भी थोड़े बहुत देखे, उसके बाद बैलेंस शीट शुरू कर दी, यही बहुत बड़ी बात है। मेरे को लगा था आज शुरू भी नहीं हो पाएगी, शुरू कर दी। पहली हेडिंग हो गई, हाँ सर हाँ। शेयर होल्डर फंड्स हो गया, बिल्कुल हो गया। उसकी सब हेडिंग हो गई, हाँ। सेकंड हेडिंग हो गई, सेकंड मेन हेडिंग हो गई, हाँ। थर्ड जो हमारी नॉन करंट लायबिलिटी है, इसका बेस बिल्ड हो चुका है, मीनिंग समझ में आ चुका है, करंट लायबिलिटी का मीनिंग समझ में आ चुका है। बस इनकी सब हेडिंग्स हम कल कर लेंगे। कल हम क्या करेंगे बेटा, कोशिश करेंगे पूरी बैलेंस शीट करने की, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, जितनी रह जाएगी। मैं आपको, देखो मेरी बात सुनो, आपको करना है तो याद है, ठीक है, क्या करना है, याद करना है, हाँ। लेकिन बेटा मुझे भी पता है, अरे मैं भी आप ही के, अभी तो मैंने सी के एग्जाम दिए थे, कब सर, अभी 3 साल पहले, 3 साल हो गए ना, हाँ लगभग 3 साल पहले। आपको पता है आज से एग्जैक्ट 3 साल पहले आज मेरा एग्जाम था, नवंबर 2019 में सीए का फाइनल एग्जाम था मेरा, ठीक है। तो मुझे याद है बेटा कि भाई जब तक कोई चीज समझ में नहीं आती, याद करना बहुत मुश्किल है, उसको याद करोगे तो रिटेन नहीं रहता, भूल जाएंगे। तो हम समझ के चलेंगे कि भाई यहाँ पे ये आ रहा है तो क्यों आ रहा है, जैसे हम समझ के चल रहे हैं, राइट। ओके गाइस, सो आई होप आपको मजा आया होगा, क्योंकि मजेदार चैप्टर है। सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करेंगे, बढ़िया तरीके से कंप्लीट करेंगे। अगर आपको मजा आ रहा है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करो ना यार, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। 2 बुक्स पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप प्लेलिस्ट जाके चेक करोगे, अराउंड 112 वीडियोस है बेटा, और सारी वीडियोस ऑलमोस्ट आधे घंटे से ज्यादा की है। तो अगर आपको इतना प्रीमियम कंटेंट मिल रहा है तो आप सिर्फ थोड़ा सा सपोर्ट तो दिखाओ, ताकि भाई मैं क्या चाहता हूँ, देखो मेरे को यूट्यूब से पैसा नहीं मिलता बेटा, इतना आपको लग रहा है, ठीक है, इतना पैसा नहीं मिलता जितनी मेहनत लगती है। लेकिन हाँ, मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सकूँ। जितने ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे उतनी मुझे खुशी होगी, ठीक है, उतना मैं मोटिवेटेड रहूँगा। देखो पढ़ाने में मज़ा आता है, आप पढ़ने में थोड़ा मज़ा ले लो, बस बात बन जाएगी। सर आज आप बहुत बातें कर रहे हो, हाँ मुझे भी लग रहा है, चलो ठीक है। ओके गाइस, बाय एवरीवन, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और हाँ, इस संडे को मेंटी है, बिल्कुल है, इस संडे को सर मेंटी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कौन से चैप्टर की, डिबेंचर्स की। ऑलराइट, ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।